स्वागत है आपका फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 1 के फोर्थ लेक्चर में। अब यहाँ पर जो अपना टॉपिक होने वाला है फोर्थ यूनिट के लिए वो है फार्मेसी एज अ करियर। जब आप बीफार्म कर रहे थे तो शायद आप 1 2 4 5 इस तरह से आप लोग फील्ड जान रहे थे कि किन किन फील्ड में हम जा सकते हैं फार्मेसी को करने के बाद, लेकिन आज आप जानेंगे मैक्सिमम आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं फार्मेसी के थ्रू, आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, फार्मेसी का क्या करियर है आपके लिए, तो जानने वाले हैं कंप्लीट इस टॉपिक में। और ये आपका पिछले साल यानी कि 2023 का क्वेश्चन भी बना था 10 नंबर में, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 10 नंबर में आप डिस्क्राइब करिए, जिसमें आपको 3 पेज तक लिखना होगा, आपको बताना होगा कि फार्मेसी के बाद क्या करियर है आपका। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे पॉइंट, वो सारी फील्ड के बारे में हम जानते हैं। जहां तक हम आपको बता सकते हैं, आपको सारी चीजों को समझना है कि फार्मेसी के बाद फार्मेसी एज अ करियर में आप किन किन फील्डों में फार्मेसी करने के बाद जा सकते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। आपके पास ये यूनिट आपका फर्स्ट है, ये आपके लिए फोर्थ लेक्चर होने वाला है। हम यहाँ पर बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। आपको चैनल की प्लेलिस्ट जाके चेक करना है, जहां पर आपको एचएपी के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, आपको फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिल जाएंगे सारे लेक्चर, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सारे लेक्चर मिल जाएंगे और फार्मास्यूटिक्स के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर आप क्लिक करके नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं इस पूरी यूनिट का। तो चलिए देखते हैं एक एक करके हम सारे टॉपिक को कवर करते हैं। तो फार्मेसी एज अ करियर जो कि अपना टॉपिक यहां पर होने वाला है। आपको पता है जब आप बीफार्म कर लेते हैं, जब आप फार्मेसी कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आप एक फार्मासिस्ट हो जाते हैं। आपके पास एक उपाधि है किस चीज की, फार्मासिस्ट की, जिसमें आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। मेनली हम अगर यहाँ पर ब्रांचेस की बात करें तो जैसे कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्लिनिकल, कम्युनिटी या हॉस्पिटल्स में आप क्या करते हैं, अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जहां पर आप किस किस चीज के लिए जा सकते हैं, इंडस्ट्री में आपके क्या काम होंगे। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आप जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप जा सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं। ये सारे इंडस्ट्री के आपके पोस्ट हैं, इंडस्ट्री के आपके क्या क्या आपको जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। फिर उसके बाद क्या है, फार्मुलेशन में आप जा सकते हैं, बल्क ड्रग में जा सकते हैं, पैकेजिंग में आप जा सकते हैं फार्मासिस्ट जब आप बन जाएंगे। उसके बाद आप रेगुलेटरी में जा सकते हैं, सेल्स और मार्केटिंग जो कि आपका पॉपुलर है काफी ज्यादा, आप देखते होंगे एमआर वगैरह होते हैं, तो आप सेल्स और मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अदर जो आपकी और भी जिन क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, आप क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, यानी कि आप पढ़ा सकते हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए आप पढ़ाने के काम कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जा सकते हैं, रेगुलेटरी में आप जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, एकेडमिक्स में आपको मैंने बताया कि आप टीचिंग में और ढेर सारी चीजों में आप जा सकते हैं। एकेडमी के अंतर्गत आप रिसर्च वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये हो जाता है अपना एकेडमिक वाला पार्ट। अब हम जानते हैं विस्तृत रूप से सभी जितने भी आपके क्षेत्र हैं और भी जो और एक्स्ट्रा जो आपके लिए हैं उनके बारे में हम अब जानते हैं एक एक करके सबके बारे में। तो फार्मेसी एज अ करियर, फार्मेसी एज अ करियर ऑप्शन व्हिच हैज बीन इन द forefront today, sky is the limit for a pharma graduate depending on the qualification, talent and experience. There are numerous openness for the pharma प्रोफेशंस। तो जितने भी यहाँ पर फार्मा के स्टूडेंट हैं वो कई क्षेत्रों में जा सकते हैं। आपके पास क्या टैलेंट है, क्या आपकी एजुकेशन रही है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, तो ढेर सारी चीजों पर क्या है कि आप जिस तरह से आपका जो लेवल है, जो आपकी स्टडी का लेवल है, जो आपकी नॉलेज है, उसके बेसिस पर आप जा सकते हैं। तो क्या क्या है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो कि अपना पहला पोस्ट आता है कि आप लोग हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। हॉस्पिटल, हर हॉस्पिटल में क्या होता है, एक फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है। हर हॉस्पिटल में क्या होगा, एक मेडिकल स्टोर आप देखते हो, एक मेडिकल की शॉप होती है, एक फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है। तो हॉस्पिटल हैव फार्मेसी डिपार्टमेंट व्हिच आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज by a pharmacist. They undertake response by for stock, contract storage, placing orders, labeling, फाइनेंशियल बजटिंग एंड अकाउंट कीपिंग फॉर द डिस्पेंसरी। तो किस किस चीज के लिए आप जा सकते हैं, दे अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टॉक कंट्रोल, स्टॉक कंट्रोल के लिए, स्टोरेज के लिए, प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर को प्लेस करने के लिए क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, किन मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, लेबलिंग में आप जा सकते हैं, फाइनेंशियल बजटिंग में जा सकते हैं एंड अकाउंट कीपिंग फॉर द डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी के लिए जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट का भी ख्याल रख सकते हैं आप हॉस्पिटल में यदि एज अ फार्मासिस्ट आप ज्वाइन करते हैं। दूसरी बात आती है रिटेल फार्मासिस्ट। रिटेल फार्मासिस्ट के लिए आप वर्क कर सकते हैं, रिटेल फार्मासिस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा रिटेलिंग इज रैपिडली कैप्चरिंग द ए एंड बी क्लास सिटीज इन इंडिया। देयर आर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन अंडर वन बैनर एंड दिस इज कॉल्ड फॉर अ गुड नंबर ऑफ फार्मासिस्ट टू हैंडल द इंटायर सोप। तो आप एज अ रिटेल फार्मासिस्ट भी जा सकते हैं। आप जो देखते हैं जो आपके मेडिकल स्टोर आपके मार्केट में खुले होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रिटेल फार्मासिस्ट। तो इस तरह से भी क्या है कि आप वहां पर रिटेल फार्मासिस्ट की तरह भी अपना कैरियर बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगला आपका कैरियर आता है फार्मेसी के अंतर्गत, वो आता है ड्रग इंस्पेक्टर की एक पोस्ट होती है जो कि काफी पॉपुलर है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होगा। तो ड्रग इंस्पेक्टर की जब हम बात करते हैं, दे आर एम्प्लॉयड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या किए जाते हैं, एम्प्लॉय होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आपके होते हैं। दिस जॉब इंक्लूड द इंस्पेक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वेयर ड्रग आर मैन्युफैक्चर्ड, हैंडल्ड, स्टोर्ड एंड सोल्ड टू इन्फोर्स लीगल स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी एंड ग्रेड।
ग्रेडिंग। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है, ये आपके स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी दवाएं मार्केट में बिक रही हैं, कोई दवा फर्जी तो नहीं है, जो मेडिकल स्टोर दवा बेच रहा है उसके पास कोई इलीगल दवा तो नहीं है, वह ऐसी कोई दवा बेच रहा है जो कि अपने फायदे के लिए बेच रहा है और वो पेशेंट के लिए क्या है कि वो नहीं लाभदायक है, वो किसी तरह से पेशेंट की हेल्थ को खराब कर रहा है, या फिर वो दवा इलीगल है, किसी तरह से नशीली दवा बेच रहा है, पेशेंट लगातार उससे खरीद रहा है और उस दवा के प्रति क्या है वह एक तरह से उसकी हैबिट में आ चुकी है। बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं, हैबिट फार्मिंग होती हैं, मेडिकल स्टोर वाला आपको लगातार दे रहा है, आप उसको खा रहे हैं, आप उस दवा को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बहुत सारी दवाएं मार्केट में होती हैं। इसका भी ध्यान कौन रखता है? ड्रग इंस्पेक्टर रखता है। साथ में आपके इंडस्ट्री में क्या दवाएं हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं, जो इनका प्रोडक्शन हो रहा है, क्या वो सही दवाएं हैं जो मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं? तो इन सभी का ख्याल रखना, इन सभी को मैनेज करना एक ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। इस पोस्ट के लिए भी आप जा सकते हैं, इस जॉब के लिए भी आप जा सकते हैं एक तरीके से, जो कि काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है आपकी। तो फार्मेसी में आप, यह भी एक आपका करियर है फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए। चलिए आगे देखते हैं, अगली बात करते हैं, वो है एनालिटिकल केमिस्ट की जॉब। उसकी में क्या कर सकते हैं आप? दीज आर एम्प्लॉय बाय लैब्स व्हिच प्रोवाइड टेस्टिंग एंड वैलिडेशन अबाउट द फार्मा एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। जो फार्मा और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनके लिए क्या करना? वैलिडेशन, टेस्टिंग को प्रोवाइड करना, ये एम्प्लॉय करते हैं। अगली की तरफ हम चलते हैं, वो है मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट में क्या है? हु इज अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, द डिमांड फॉर फार्मासिस्ट इज राइट ऑन द टॉप। इस समय पर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काफी डिमांड है, जिसके लिए फार्मासिस्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। द जॉब इन्वॉल्व to preparation of a pilot sample and see that production of a particular formulation line is right from द रॉ मटेरियल टू द एंड ऑफ द पैकेजिंग। तो इसमें क्या है कि दवाओं की फार्मुलेशन से लेके उनकी पैकेजिंग तक जितने भी आपके काम होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके लिए भी क्या है, इस समय पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में खुल रही हैं, बहुत ज्यादा दवाओं का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ चुका है। हम पहले दवाएं बाहर से लेते थे, अब इस टाइम पे ये है कि दवाएं, सभी दवाएं लगभग इंडिया में आपकी मैन्युफैक्चर होने लगी हैं। तो इसके लिए क्या है, यह एक बहुत अच्छा करियर है कि मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट की तरह आप अपने करियर को उस तरफ ले जा सकते हैं, जिसमें क्या है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकेजिंग तक जो भी चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। अगले की तरफ हम चलते हैं, अगले आपके करियर की तरफ चलते हैं, तो वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की आपकी पोस्ट आती है। दीज आर सेल्स पीपल हु आर ब्रांड एम्बेसडर फॉर दियर रिस्पेक्टिव कंपनीज। जो कि कंपनी के क्या होते हैं, आपके ब्रांड के लिए आपके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जो कि कंपनी के ब्रांड को प्रमोट करते हैं, मार्केट के अंदर में ब्रांड को प्रमोट करते हैं, कि जिससे कंपनी की क्या हो, ब्रांडिंग हो, पता लग सके सभी को कि ये दवा कितनी उपयोगी है, कितनी यूजफुल है आपकी हेल्थ के लिए, क्या क्या इस दवा की खासियत है। इन सभी के लिए एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, विथ इंडिया बिकमिंग अ हब ऑफ R&D, यानी कि जिसका मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, ये आपके करियर के रूप में मैंने अभी आपको बताया था, जहां पर मैंने ब्रांचेस की चर्चा किया था, फार्मुलेशन और बल्क ड्रग की बात हुई थी, तो वहां पर ये चर्चा हुई थी, आपके इस करियर की आपके बात हुई थी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। तो रिसर्च और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, दिस सेक्टर अलाउज लुक एट फॉर द राइट फार्मा प्रोफेशनल्स, फर्दर मेनी मोर MNCs हैव मेड इंडिया एज अ हब फॉर दियर R&D। द एरियाज ऑफ रिसर्च include new drug discovery research, NDDR, development, फार्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डोजेज। ये सभी आपके इसके अंतर्गत आते हैं कि जो आपके डोजेज हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना, फार्मुलेशन करना और डेवलपमेंट करना, वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? रिसर्च और डेवलपमेंट के अंतर्गत। यानी कि नई नई दवाओं को खोजना, उनको मार्केट में लाना, क्या ऐसी दवाएं हैं जो ज्यादा यूजफुल हैं, जो कि आपको कम से कम खानी पड़े। आप कई नीली, पीली, हरी, नीली जितनी भी दवाएं खा रहे हैं उसकी जगह पे आपको एक टैबलेट खाएं जो कि ज्यादा यूजफुल हो आपके लिए। तो ये सारी चीजें क्या है, रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में आपकी आती हैं, इसी के थ्रू हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अगले कैरियर की जब हम बात करते हैं, वो है आपका क्लिनिकल रिसर्च। अगला जो आपका कैरियर आता है वो है आपका क्लिनिकल रिसर्च विद मेनी CRD ऑपरेशन in India. Clinical research is an industry itself. India is becoming a hub for clinical research. The demand for professionals in this field is growing rapidly. Clinical research business in India will be worth $1 billion by 2010। तो 2010 में जो है वो ये 1 बिलियन की आपकी कंपनी बन चुकी है, जो कि आपके इंडिया के लिए है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए अब जो इसका प्रोडक्शन है, जो क्लिनिकल रिसर्च का जो बिजनेस है, वो आपका $1 बिलियन तक पहुंच चुका है। उसके बाद क्या है, 2010 की बात हो रही है, इस टाइम पर तो और भी ज्यादा हो गया होगा। तो हम इसके बाद जो आपका करियर आता है उसकी बात करते हैं, वो है आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट की। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मैनेजिंग अ ब्रांड, किसी भी ब्रांड को मैनेज करना। जैसा कि आपके मार्केटिंग में जो भी लोग होते हैं वो इस चीज को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं कि प्रोडक्ट को किस तरह से सेल करना है, किस तरह से आपके बीच लाना है। तो मैनेजिंग अ ब्रांड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। फार्मा प्रोफेशनल एंजॉय एंड added advantage over scores other in term of suitability for
दिस जॉब, तो जो भी यहाँ पर क्या होते हैं आपके फार्मासिस्ट हैं वो इसके लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए जॉब कर सकते हैं। मैनेजिंग अ ब्रांड, ब्रांड को मैनेज करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रोडक्ट के मैनेजमेंट के लिए कि किस तरह से उनको लाना है मार्केट में दवाओं को जिससे वो अधिक बिक सकें, किसी भी दवा को इतना अट्रैक्टिव बनाना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसकी लेबलिंग करना, कोई भी दवा को सजाना, जैसे बच्चों के लिए कोई भी दवा आ रही है तो उसको किस तरह से रखना है कि बच्चे उसके प्रति ज्यादा आकर्षित हों। बच्चे दवा नहीं पी रहे हैं तो उस दवा को आप ऐसा बनाया जाए जिससे उनको आसानी से वो ले सकें उस दवा को, वो उसके लिए क्या हो, वो अट्रैक्टिव हो थोड़ा, तो उसके लिए क्या है प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए हम जाते हैं कि जिससे दवा को अट्रैक्टिव बनाया जा सके, दवा लेने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, भले ही हम उसको ले बीमारी में रहे हैं लेकिन लगे ना कि बिल्कुल बीमारी वाली फीलिंग आ जाए दवा लेने के बाद। तो इन सभी चीजों को हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट के तहत देखते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले, देखिए ये लेबलिंग की ही बात है एक तरीके से कि लेबलिंग ऐसी की जाए, सुंदर लेबलिंग की जाए कि दवा लेने पर पेशेंट को, आधा पेशेंट उसी से ठीक हो जाए उस दवा को देखने के बाद। तो ये सारी जिम्मेदारी होती है एक फार्मासिस्ट की। अब चलिए हम बात करते हैं, अगली बात आती है अपनी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन क्या है? मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कुड बी वन ऑफ द स्पीडी ग्रोइंग IT इनेबल्ड सर्विस इन इंडिया आल्सो विद द रैपिड चेंज इन द आउटलुक ऑफ इंडियन हेल्थ केयर एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो देखिए एक चीज आप ये समझिए, जैसे मैंने एक बात आपको बताया कि दवा देखने से ही पेशेंट ठीक हो जाए, काफी आपके इसमें मतभेद हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है, तो काफी चीजें जो हैं वो साइकोलॉजिकली कंट्रोल्ड हैं। अभी कोई चीज आपको बोल दी जाती है आप इस दवा को खाइए आप ठीक हो जाएंगे, निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे। 10 लोग ठीक हो जाएंगे, ग्रह में आप हैं, और 10 लोग उस डॉक्टर से उस दवा से ठीक हो चुके हैं, तो आप निश्चित तौर पे आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी कि मैं भी ठीक हो जाऊंगा। और कोई दवा ऐसी है जिसको खा के 10 में से 6 लोग ठीक हुए हैं, 4 लोग बीमार हुए हैं, तो हो सकता है उससे क्या हो, आप भी बीमार हो जाएंगे, आप नहीं ठीक हो पाएंगे। लेकिन जहां पर पॉजिटिविटी है वहां पर आपके ठीक होने के चांस ज्यादा होते हैं। इस चीज को आप थोड़ा सा फील करिएगा। तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, तो ये क्या है? कुड बी वन ऑफ द स्पीडी ग्रोइंग IT इनेबल्ड सर्विस इन इंडिया आल्सो विद द रैपिड चेंज इन द आउटलुक ऑफ इंडिया हेल्थ केयर एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के लिए। फिर जो अगली अपनी फील्ड आती है फार्मेसी एज अ करियर में, वो आती है फार्मा पब्लिशिंग। दिस इज बिकमिंग न्यू एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस फॉर फार्मा प्रोफेशनल। दिस इन्वॉल्व पब्लिशिंग ऑफ फार्मा मैगजीन, न्यू लेटर रिलेटेड टू फार्मेसी टॉपिक। तो फार्मा पब्लिशिंग का मतलब है नई नई चीजों को फार्मा के अंतर्गत आपको बुक के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से आप तक पहुंचाना, एक नए तरीके से पहुंचाना, किसी भी दवा के बारे में, किसी भी पेशेंट के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में आपको बताना मैगजीन के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू, जिससे आपका उससे ट्रीटमेंट हो सके। आप किसी भी तरह से आप साइकोलॉजिकली कोई भी आपको डिसऑर्डर हो चुका है, उसको ठीक करने के लिए आपको कुछ ऐसी मैगजीन्स दी जाए जिससे आप उस थ्रेड से, किसी भी सदमे से बाहर निकल सकें। तो ये ढेर सारी चीजें होती है जो फार्मा पब्लिशिंग के अंतर्गत आती हैं। या फिर दवाओं के बारे में, जो फार्मेसी के जो भी टॉपिक हैं उनके बारे में हम जागरूक कर रहे हैं किसी को, तो ये सब क्या है, फार्मा पब्लिशिंग के अंतर्गत आते हैं। ये भी एक तरीके का करियर है। इसके लिए भी बहुत सारे विज्ञापन आपके छपते हैं, आप देखते होंगे। तो वो लोग भी जो लेखक वगैरह होते हैं जो इसके लिए रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च करके इस चीज को लिखते हैं, तो वो भी अच्छा खासा अर्न करते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद जो अगला अपना करियर आता है वो है ड्रग रेगुलेटरी। विद द इंडियन कंपनीज गोइंग ग्लोबली, द रोल ऑफ ड्रग रेगुलेटरी डिपार्टमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। द जॉब इन्वॉल्व इन द preparation of drug dossier and its registration in other countries. The job also involve traveling abroad for licensing and alliance. तो ये भी आप ड्रग रेगुलेटरी की तरफ भी आप अपने करियर को ले जा सकते हैं। एकेडमिक्स आप समझते हैं, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, एकेडमिक्स में आप जा सकते हैं, आपकी यदि क्वालिफिकेशन है, आप एज अ लेक्चरर, आप एमफॉर्म के बाद आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, किसी भी बीफॉर्म के कॉलेज में, किसी भी फार्मेसी कॉलेज में आप एज अ टीचर जा सकते हैं। All over India, teaching a good option for those interested in academics as per AICTE norms. The minimum entry level qualification as a lecturer is M.Pharm. यदि आप M.Pharm किए हुए हैं तभी आप एज अ लेक्चरर किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू AICTE। तो इसके बाद देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो B.Pharm के बाद ही एकेडमिक में हैं, पढ़ाने लगते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाने लगते हैं। लेकिन AICTE के अकॉर्डिंग जो चीज़ है वो यही है कि यदि आप M.Pharm किए हुए हैं तभी आप क्या है, M.Pharma करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं पढ़ा सकते। लेकिन B.Pharm के बाद डायरेक्ट भी बहुत सारे कॉलेज में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो अपना आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। यदि आपको नॉलेज है, आपका कंटेंट तैयार है, तो आप पढ़ा सकते हैं। दिस इज अ प्रोफेशन एसोसिएटेड विद द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सोशल स्टेटस एज अ टीचिंग इज कंसीडर्ड टू बी नोबल प्रोफेशन। देखिए कुछ चीजें होती हैं आपके सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए होती हैं। पैसा कम हो, आपको इज्जत चाहिए, इज्जत आपको भरपूर मिलेगी। टीचिंग लाइन में इज्जत आपको भरपूर मिलेगी, पैसा भले ही आपको कम मिले। तो ये भी क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं जो कि जॉब सेटिस्फेक्शन है, सोशल स्टेटस को आपकी मेंटेन करती है एज अ टीचिंग, कंसीडर टू बी नोबल प्रोफेशन, जो कि एक नोबल प्रोफेशन है। द हायर पोस्ट इन द हायरार्की आर SR लेक्चरर, रीडर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, इन सभी पोस्ट पर आप पहुंच सकते हैं। आपके कॉलेज के जो डायरेक्टर होंगे वो भी आपके PhD वगैरह होंगे, तभी वो डायरेक्टर बने हैं, B.Pharm, M.Pharm, और उसके बाद PhD किए हुए होंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रिंसिपल भी बन सकते हैं किसी कॉलेज के। तो ये सारी पोस्ट हैं जो कि आपके फार्मेसी के बाद आपके लिए करियर की तरह हैं। द
The emoluments are satisfactory beside teaching academics related opportunities involve position on research posts and training प्रोग्राम में भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, आपके लिए जो भी चीजें हैं कि आप इन सभी क्षेत्रों में जा सकते हैं। अपने बीफार्म कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप सभी जगहों पर पहुंच सकते हैं, इन सभी जगहों पर जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसके अलावा आप किन क्षेत्रों में जा सकते हैं यदि आपको पता है, आप भी सोशल मीडिया पर सर्च करिए, आपके पास ब्राउजर है, गूगल है, तमाम माध्यम से आप सर्च करिए। आप अलग अलग माध्यम से, समाचार पत्रों से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, जिन्हें भी आप समझते हैं उनके माध्यम से जानकारी इकट्ठा करें और कमेंट में हमें बताएं कि फार्मेसी के बाद आप और कौन से प्रोफेशन है जहां पर आप जा सकते हैं। हमें भी बताएं, देखें आपकी जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपके दिमाग में प्रेजेंट टाइम में इस टाइम पर है, उसको आप लिखें, कमेंट में बताएं कि आप फार्मेसी के बाद कौन से करियर में आपको लगता है कि आपके लिए इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप जाना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा है। इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाने वाले हैं कि एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बीफार्म कोर्स, बीफार्म कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से आपका क्या एम होना चाहिए बीफार्म कोर्स को करने का, क्या हमारा एम होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम जानेंगे आपके लिए ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया, इनके बारे में जानेंगे और इसके साथ ही ढेर सारी बातें होंगी आपके लिए नोट्स में भी। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया जाएगा। जुड़े रहें इस चैनल से, सारे लेक्चर आप कंप्लीट करें इंटरेस्टिंग तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।